हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ग्रैम्सी को डिस्कस करेंगे। ग्रैम्सी न्यो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ये जो थिंकर है हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट है। का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ग्रैम्सी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर साल मिलता है। आप 24 वाला एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो, 23 वाला एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो। उसमें ग्रैम्सी की जो हेजेमनी की कंसेप्ट है, सिविल सोसाइटी की कंसेप्ट है, इसका मॉडिफिकेशन है मार्क्स के बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर में, ये जो आइडियाज़ है काफ़ी रेलेवेंट आइडियाज़ है। लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए थिंकर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रैम्सी को न्यो मार्क्सिस्ट बोला जाता है। ग्रैम्सी एंड जॉर्ज लुकास, इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ कंटेम्प्ररी मार्क्सिज्म। जो समकालीन जो मार्क्सवाद है, जो जिसको न्यो मार्क्सिज्म भी बोलते हैं, उसका फाउंडर बोला जाता है ग्रैम्सी को और जॉर्ज लुकास के आइडियाज़ को। जॉर्ज लुकास और ग्रैम्सी के आइडियाज़ से दो स्कूल एमर्ज हो रहे हैं। जो कंटेम्प्ररी मार्क्सिज्म है या जिसको न्यो मार्क्सिज्म, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करो। तो मैं जो प्लान कर रही हूँ ये प्लान कर रही हूँ, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद मैं एक या दो वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं 2016-17 से उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चंस का जो लेवल है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो 2016-17 के बाद से जितने भी थिंकर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं एक या दो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसमें सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, एक पैटर्न भी एनालिसिस करेंगे उस चीज़ में। जनरली वैसे मैंने बता ही दिया कि कोई भी थिंकर है उससे रिलेटेड बुक्स पूछ ली जाती है, बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, उसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है, क्रिटिसिज्म की जो स्टेटमेंट है वो पूछी जाती है, थ्योरीज पूछी जाती है। उन सब एस्पेक्ट्स को मैं अपनी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करती हूँ। साथ में मैंने आपको ये भी बोला है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको टू द पॉइंट मटेरियल मिलेगा। ज़्यादा आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में आप मेरी वीडियोज़ देखो, यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप ईजिली अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। तो जो न्यो मार्क्सिज्म है और जो कंटेम्प्ररी मार्क्सिज्म है, इसके आइडिया से दो स्कूल ओरिजिनेट हो। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ठीक है। तो क्रिटिकल जो मार्क्सिज्म है ये यंग मार्क्स के आइडियाज़ पे है, और इसको फर्दर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हर्बर्ट मार्क्यूजे। और जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है ये मेचर मार्क्स के आइडियाज़ पे आधारित है, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एल्थुजर, ठीक है। तो जो ग्रैम्सी है, ग्रैम्सी के आइडियाज़ से, जॉर्ज लुकास के आइडियाज़ से ये दोनों स्कूल ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रैम्सी और जॉर्ज लुकास के बेसिकली जो आइडियाज़ हैं ये यंग मार्क्स के आइडियाज़ के साथ सिमिलैरिटी करते हैं, और जो ग्रैम्सी है, ग्रैम्सी के जो आइडियाज़ है वो यंग मार्क्स और मेचर मार्क्स दोनों के जो आइडियाज़ है उसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, और इन दोनों के आइडियाज़ से दो स्कूल ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ने ग्रैम्सी को काफ़ी प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स की जो कंसेप्ट है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का, इसका रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, वर्किंग क्लास के प्रति जो कंसेप्ट है, साम्यवाद के प्रति जो कंसेप्ट है, वो ग्रैम्सी ने मार्क्स से लिया है। दूसरा जो इन्फ्लुएंस है वो है हिगल का। हिगल की जो कंसेप्ट है सिविल सोसाइटी की, उसको ग्रैम्सी ने डिस्कस किया है अपनी कंसेप्ट, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करके ग्रैम्सी ने सिविल सोसाइटी की कंसेप्ट का जो प्रभाव है वो हिगल से है ग्रैम्सी पर। नेक्स्ट है बेनेडिक्टो कोर्स। इससे कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड आइडियोलॉजी,
मार्क्स जो है, मार्क्स कह रहा है कि रिलीजन इज अफीम टू मासेस। तो जो मार्क्स है उसने रिलीजन का ज़्यादा इफेक्ट डिस्कस नहीं किया है अपनी थ्योरी में, लेकिन जो बेंडिटो कोर्स के प्रभाव में आके ग्राम्सी है रिलीजन को रीएस्टैब्लिश कर रहा है मार्क्सिज्म के अंतर्गत। और मार्क्सिज्म में आइडियोलॉजी का क्या प्रभाव रहता है, रिलीजन का क्या प्रभाव रहता है, कल्चर का क्या प्रभाव रहता है, उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करता है ग्राम्सी मार्क्सिज्म के अंतर्गत बेंडिटो कोर्स के प्रभाव में आके। अब बात करते हैं ग्राम्सी की जो बुक्स हैं वो कौन कौन से, ग्राम्सी का वर्क क्या है। तो एक तो है प्रिजन नोटबुक, ये सबसे फेमस बुक है और ये वो बुक है जिसको ग्राम्सी ने, जब ये ग्राम्सी को जेल में डाला गया था मुसोलिनी के द्वारा, मुसोलिनी का कंटेम्प्रेरी था। एक क्वेश्चन एक साल ये भी आया होता है कि जो ग्राम्सी था वो किसका कंटेम्प्रेरी था, तो मुसोलिनी का कंटेम्प्रेरी था, इटालियन थिंकर था। और मैकियावेली जो थे वो इसके प्रेडिशर थे पहले, मैकियावेली के आइडियाज़ का भी इन्फ्लुएंस है इस पर। तो प्रिजन नोटबुक ये प्रिजन डायरी है ग्राम्सी की, जब ये जेल में रहने के अंतर्गत ये जो प्रिजन नोटबुक ये बुक लिख रहा है। और जब ये हेल्थ ग्राउंड पर इसको हॉस्पिटलाइज किया गया तब इसने चुपके से अपने प्रिजन नोटबुक को पब्लिकेशन के लिए भेज दिया था, तब इसकी प्रिजन नोटबुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, एक बुक है इसकी मॉडर्न प्रिंस, ये बुक देखो प्रिंस बुक किसकी है, द प्रिंस मैकियावेली की है ना। तो मैकियावेली के प्रभाव में आके मॉडर्न प्रिंस पुस्तक लिख रहा है ग्राम्सी, ये मैकियावेली का प्रभाव है ग्राम्सी पर। और इसका जो मॉडर्न प्रिंस है ग्राम्सी का वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, राजा नहीं है यहाँ पे कोई, कम्युनिस्ट पार्टी को ये मॉडर्न प्रिंस बोलता है, आधुनिक राजा या आधुनिक राजकुमार, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, अब बात हमने इन्फ्लुएंस कर लिया, हमने इसका बुक लिख लिया है। अब बात करते हैं ग्राम्सी के आइडियाज़, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं वो ग्राम्सी के आइडियाज़ से आ रहे हैं। ग्राम्सी का भी जो बेसिक कंसर्न था वो क्या था कि मार्क्स ने जो प्रेडिक्ट किया था वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन, वो क्यों नहीं हुआ, रेवोल्यूशन का जो प्रेडिक्शन था उसमें क्या कुछ मिसिंग लिंक थे, उसको फाइंड आउट करना यहाँ पर जो लेनिन का जो ऑब्जेक्टिव था रशिया के कंटेक्स्ट में था, यूएसएसआर के कंटेक्स्ट में था। लेकिन जो ग्राम्सी है, ग्राम्सी का जो कंटेक्स्ट है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में जो मार्क्स की जो प्रेडिक्शन थी, मार्क्सिस्ट जो प्रेडिक्शन थी, उसकी फेलियर के रीजंस को फाइंड आउट करना था। मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शन जो फेल हो गई थी रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, उसके रीजंस को फाइंड आउट करना इसका पर्पस था ग्राम्सी का। इसी पर्पस के को फुलफिल करने के लिए मार्क्स के आइडियाज़ में चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है। मार्क्स के आइडियाज़ में जो मिसिंग गैप्स थे उनको फिल करने की कोशिश कर रहा है ग्राम्सी। तो ग्राम्सी के जो मेजर आइडियाज़ हैं, इसकी कंसेप्ट ऑफ एक बार लिख लेते हैं, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। इसकी कंसेप्ट ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, इसकी कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का डिस्कस मार्क्स ने नहीं किया था। मार्क्स बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की जो बात कर रहा है उसमें ग्राम्सी चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहा है। ग्राम्सी को थ्योरेटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर बोला जाता है। कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल क्लास, मार्क्स ने कोई हिस्टोरिकल क्लास का डिस्कस नहीं किया था। हिस्टोरिकल क्लास और टाइप कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कंसेप्ट ऑफ वॉर, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है ग्राम्सी की वो है कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी की। इससे 2023 का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसको लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है उस क्वेश्चन की, उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी वो लग रहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। वो हेजेमनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले ग्राम्सी का जो कंसेप्ट है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, पहले हम मार्क्स का देखते हैं। मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ बेस,
and other things, other institutions like state, civil society और मान लो रिलीजन या फैमिली जो भी है या कल्चर, ये सब रिफ्लेक्शन है, इकोनॉमिक्स बेस है, इकोनॉमिक फैक्टर इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर आधारशिला है, वो डिसाइड करते हैं कि स्टेट का नेचर कैसा होगा, सिविल सोसाइटी का नेचर कैसा होगा, रिलीजन कैसा होगा। यानी कि जो इकोनॉमिक्स है जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक आधारशिला है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, वो डिसाइड करते हैं कि समाज में किस तरह की व्यवस्था होगी। ये कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहा है। ये कार्ल मार्क्स का बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल है। लेकिन जो ग्राम्सी है, ग्राम्सी इसको मॉडिफाई कर रहा है। ग्राम्सी जो कंसेप्ट देता है बीइंग ए मार्क्सिस्ट, जो ग्राम्सी है वो भी तो मार्क्सिस्ट है ना। तो बीइंग ए मार्क्सिस्ट, जो ग्राम्सी जो कह रहा है कि वो इकोनॉमिक्स को बेस मान रहा है, इकोनॉमिक्स को सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मान रहा है। उसके बाद जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के अंतर्गत ये आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, चर्च आ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। सिविल सोसाइटी सेकंड स्ट्रक्चर है और जो थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट है। यानी कि मार्क्स के अंतर्गत जो सिविल सोसाइटी, स्टेट, रिलीजन एंड फैमिली जो इंस्टीट्यूशन थे वो जस्ट रिफ्लेक्शन थे किसका? इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स बेस है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्लेक्शन थे। लेकिन ग्राम्सी के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस, बट सिविल सोसाइटी एंड स्टेट और ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं, इटसेल्फ स्ट्रक्चर हैं, जस्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि दे आर ऑल्सो इन द डिटरमाइनिंग पोजीशन। इम्पोर्टेंट है लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में कम इम्पोर्टेंट है, बट ये भी स्ट्रक्चर है। जो स्टेट है वो भी एक स्ट्रक्चर है और जो सिविल सोसाइटी है वो भी एक स्ट्रक्चर है। यानी कि जस्ट रिफ्लेक्शन नहीं है, और इकोनॉमिक्स है वो भी स्ट्रक्चर। यानी कि जो ग्राम्सी है वो कंसेप्ट दे रहा है, कंसेप्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर इसकी कंसेप्ट है, बेस एंड स्ट्रक्चर ये है कंसेप्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इसलिए ग्राम्सी को बोला जाता है थ्योरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, थ्योरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्राम्सी को बोला जाता है। इट वाज एल्थुजर, जो मैंने अभी बताया, एल्थुजर जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को रिप्रेजेंट करता है, उसको वो कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर दे रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर दे रहा है ग्राम्सी। याद रखना है चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राम्सी है, ग्राम्सी रीएस्टेब्लिश कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है सिविल सोसाइटी की, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट, इसमें जो मार्क्सिस्ट जो आइडियाज़ है उसमें। ग्राम्सी जो कहता है वो ये कहता है कि जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के नेचर के बारे में मार्क्स ने डिस्कस नहीं किया। मार्क्स ने जस्ट ये बताया कि सिविल सोसाइटी वही है जो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो इकोनॉमिक जो डिसाइड करेगा वही सिविल सोसाइटी है, उससे उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो ग्राम्सी है वो कह रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है वो शॉक ऑब्जर्वर है। शॉक ऑब्जर्वर है, कुशन की तरह काम करती है। यानी कि जो स्टेट का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, स्टेट जो इकोनॉमिक जो स्टेट को कंट्रोल करती है, स्टेट का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, वर्किंग जो क्लास है स्टेट के अंतर्गत रहते हुए स्टेट के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को वर्कर्स को फील नहीं होने देती, उनको रियलाइज नहीं होने देती। यानी कि स्टेट के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को छुपा के रखती है कौन? सिविल सोसाइटी। यानी कि सिविल सोसाइटी शॉक ऑब्जर्वर है, क्वेश्चन की तरह काम करती है। सिविल सोसाइटी स्टेट के रियल नेचर को, वर्किंग क्लास को रियलाइज नहीं होने देती। यानी कि सिविल सोसाइटी मेन रोल प्ले कर रही है स्टेट के सस्टेनेंस के लिए। यानी कि ये स्टेट जिस तरह का एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम सस्टेन कर रहा है, सिविल सोसाइटी उसको सस्टेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सिविल सोसाइटी ये आइडियोलॉजी क्रिएट करती है।
आइडियोलॉजी यहाँ पे जो ग्रामसी है जो वर्ड यूज कर रहा है वो हेजेमनी वर्ड यूज करता है कि जो सिविल सोसाइटी है क्रिएट हेजेमनी, क्रिएट हेजेमनी। सिविल सोसाइटी में एक आइडिया को दूसरे आइडियाज़ के साथ लिंक कर रही हूँ। सिविल सोसाइटी हेजेमनी क्रिएट्स करती है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, वो वर्कर्स के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, उससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं होती। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, ये जो हेजेमनी है वो क्रिएट की जाती है किसके द्वारा? सिविल सोसाइटी के लिए। इसके लिए सिविल सोसाइटी क्या करती है? इंटेलेक्चुअल्स को एम्प्लॉय कर रही है। ये जो हेजेमनी क्रिएट कर रही है सिविल सोसाइटी, लेकिन सिविल सोसाइटी पूरी तो नहीं करेगी ना, इसके लिए एम्प्लॉय करती है किसको? इंटेलेक्चुअल्स को। और ये इंटेलेक्चुअल्स को एम्प्लॉय करती है। कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं ये मैं बताऊंगी। इंटेलेक्चुअल्स भी दो टाइप के हैं। अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करो कि जो सिविल सोसाइटी है वो इंटेलेक्चुअल्स को अपॉइंट कर रही है, इंटेलेक्चुअल्स हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं और उस हेजेमनी के द्वारा जो स्टेट है वो सस्टेन कर रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment on my videos, please subscribe my channel and also suggest which kind of video you want, on which topic you want videos. Thanks for watching this video.